प्यारे बच्चों, खेमा इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम इसलिए इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 16 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है खेमा। खेमा इस पाठ का यह सेशन क्रमांक दूसरा है। खेमा इस कहानी में बाल मजदूरी, जो आज की सामाजिक ज्वलंत समस्या है, इस पर विचार विमर्श किया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के होने वाले जो बच्चे होते हैं, उनसे उनका बचपन, खेलकूद, शिक्षण का अधिकार छीन कर उन्हें काम में लगाकर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर कम रुपयों में काम कराकर उनका शोषण करके उनके बचपन को श्रमिक रूप में बदल देना ही बाल मजदूरी या बाल श्रम कहलाता है। अब इस पाठ के द्वारा हमें इस समस्या की ओर ध्यान देने के लिए चर्चा की गई है। चलिए अब हम सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। कहानी के अगले परिच्छेदों के द्वारा हम खेमा की विवशता को समझेंगे। अब तक हमने कहानी में पढ़ा था कि खेमा का जो मालिक है कसारा, उसे बहुत ज्यादा काम करवा रहा है। धूप में पहनने के लिए उसके पास चप्पल भी नहीं होती, चप्पल की मांग करता है तो उसे डांट फटकार देता है। खेमा नाराज हो जाता है। खाने के लिए भी उसे समय पर खाना भोजन नहीं दिया जाता है। खेमा ग्राहकों को चाय देता, पानी पिलाता और ग्राहकों के आदेश पर बीड़ी सिगरेट भी ले आता था। रोजाना चाय पीने वाले ग्राहक खेमा को भद्दी गालियां देकर पुकारते और खेमा डरा सहमा मुस्कुराता हुआ अपने काम में लगा रहता। अब देखिए, इस परिच्छेद से बहुत ही हृदय को द्रवित करने वाला वर्णन लेखक ने कहानी के द्वारा किया है कि जिस उम्र में बच्चे जो होते हैं वह हमारे देश के भावी नागरिक है, उनके हाथों में हमारे राष्ट्र का विकास है। और ये जो बच्चे होते हैं इस उम्र में जो ग्रहण करते हैं वही आगे चलकर उनका जीवन बन जाता है। इसी कारण हम कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं छोटे बचपन में ही उन पर अच्छे से अच्छे संस्कार करने चाहिए, उनको अच्छी बातें सिखाना चाहिए। अब यहाँ पर खेमा जिस माहौल में, जिस परिवेश में अपना ज्यादा समय बिता रहा था, वहां पर देखो बीड़ी सिगरेट पीना, ग्राहक उसके साथ भद्दी गालियों के साथ बातें करना, तो यह उसके मन पर बहुत ही बुरा असर हो सकता है। और इसी कारण ऐसे माहौल में, परिवेश में रहने वाले बच्चों का आगे भविष्य क्या हो सकता है, इसकी हम कल्पना अवश्य कर सकते हैं। अब इन सारे माहौल से थोड़ा वह डरा रहता था, सहमा रहता था, फिर भी मुस्कुराते हुए अपना काम वो करता था। हाँ, कनखियों से अपने नियमित ग्राहकों पर एक दो बार नजर जरूर डाल देता था, क्योंकि उनसे जान पहचान हो गई थी। एरे खेमा कहकर रोटी की तरफ इशारा करके कसारा पास के बरामदे में दोपहर की झपकी लेने लगा। खेमा ने भी अपना पेट भरा, उसको भी थकान के मारे नींद आने लगी। अब देखिए, ग्राहक चले जाने के बाद उसके मालिक ने क्या किया, कसारा ने उसे खाना खाने के लिए इशारा कर दिया और खुद जाकर आराम से सो गया। अब खेमा ने भी अपना खाना खत्म कर दिया। अब वो भी तो सुबह से लगातार काम कर रहा था, वो भी थक गया था और थकान के मारे नींद आने लगी थी। लेकिन कसारा को सोते भला खेमा कैसे आराम कर सकता था। गर्म हवा सहता, थकान का मारा खेमा बैठे बैठे झपकियां ले लेता। कभी सिर पास की दीवार से टकरा जाता तो वह मुंह की लाल हथेली से साफ करके उठ बैठता और कसारा की तरफ देखता। अब देखिए, वह इतना थक जाता था कि आराम की थोड़े समय के लिए नींद भी नहीं ले सकता था, क्योंकि उसे पता है अगर मालिक सोया है तो उस ग्राहक कभी भी आ सकता है, तो उस समय दुकान की तरफ ध्यान उसे ही देना होगा। और इसी कारण वह बैठे बैठे ही नींद की झपकियां ले लेता था। होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज्यादा चाय बिकती थी। हर तरह के बीमार क्लिनिक के उपचार कराने आते थे। अब देखिए, कसारा का जो होटल था वह एक क्लिनिक के पास था और इसी कारण क्लिनिक में जो सुबह जो मरीज आया करते थे, उनके कारण होटल में हमेशा बहुत ज्यादा भीड़ रहा करती थी। और हर तरह के बीमार व्यक्ति की क्लिनिक से जो क्लिनिक में उपचार करने के लिए आते थे, वो दवाई लेने के बहाने
जब बाहर आते थे क्लिनिक से तो चाय भी पीने के लिए आ जाते थे। न जाने कितनी की बीमारी के जीवाणु खेमा के शरीर को पीनेंगे। खेमा इन सबसे बेखबर अपने काम में लगा रहता। खेमा को आए लगभग 2 महीने हो चुके थे। खेमा की सारी दुनिया कसारा के होटल में सिमट आई थी। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने और एक बात हमारे सामने रखी है कि जो होटल जो था कसारा का वो एक क्लिनिक के पास था और अर्थात एक अस्पताल रहा होगा और अस्पताल में तो कितने सारे बीमार लोग उपचार करने के लिए आते थे। और वही बीमारी आप लोगों को तो पता होगा कि आजकल मौसम कितना खराब है। हर किसी को अपनी सेहत के बारे में ख्याल रखना चाहिए। लेकिन खेमा जो था वो इतना छोटा था कि उसे इतनी समझ नहीं थी कि इस बीमार लोगों के जो बीमार लोग वहाँ पर आ रहे थे चाय पीने के लिए, तो उनसे थोड़ा हमें डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए या हमें अपनी खुद की केयर लेना चाहिए। ये सारी बातें उसे इतनी समझ में नहीं आ रही थी। तो कितने सारे बीमार लोगों के जो जीवाणु जो होते थे वह उसके साथ उसके शरीर पर भी आ जाया करते होंगे, जिससे कि उसको भले ही वो अभी तंदुरुस्त दिखाई दे रहा होगा, लेकिन किसी कारणवश अगर वह जीवाणु उसके शरीर के अंदर चले जाएंगे तो वह भी शायद बीमार हो सकता है। इन सारी बातों से वह बेखबर अपने काम में मग्न रहा करता था। और इस प्रकार इस कहानी का जो लेखक है वो बता रहा है कि खेमा को यहाँ पर काम करने के लिए आते लगभग 2 महीने हो चुके थे और अब खेमा की जो दुनिया की जो सारा संसार था वो कसारा के होटल में ही इर्द गिर्द था। एरे खेमा, कसारा ने पंखा घुमाते हुए जोर से आवाज सुनाई। आ रहा हूँ। पास के जनरल स्टोर पर बैठा खेमा दौड़कर आया। कहाँ मर गया था? ए बर्तन क्या तेरा बाप होएगा? कसारा ने आंखें निकाली। कसारा के ताने सुनता खेमा बर्तन साफ करने जा बैठा। अगर कुछ समय के लिए वो वहाँ जाकर बैठता था तो कसारा तुरंत उसको गाली देकर बुला लेता था। अर्थात कसारा का जो व्यवहार था वह अमानवीय व्यवहार है कि उसके पास एक छोटा बच्चा काम कराए बिना किसी विरोध करते हुए हर काम को वह सिर हिलाकर कर रहा है। तो ऐसे समय में उस बालक से वो प्यार से तो व्यवहार कर सकता है, लेकिन नहीं, कसारा जैसे ऐसे अमानवीय बहुत सारे लोग होते हैं, बिना किसी दया कर दिखाकर वह शोषण करते हुए हमें हमारे इर्द गिर्द भी दिखाई देते हैं। लेकिन हम भी विवश होते हैं, ऐसे समय पर हम भी लोगों की सहायता नहीं कर सकते, ऐसे बालकों की सहायता हम नहीं कर सकते और यह हमारी भी विवशता होती है और सामने वाले की भी विवशता होती है। एरे खेमा, पहले यहाँ आके चाय जनरल स्टोर पर दिया, कसारा ने नाटकीय क्रोध में कहा। जा रहा हूँ, खेमा ने शांत स्वर में कहा। शाम होते होते बर्तनों की सफाई नहीं हुई, इस कारण खेमा की पिटाई हो गई। खेमा बाल्टी लेकर हैंडपंप पर गया और जैसे तैसे पानी की बाल्टी ले आया। अब देखिए उसके साथ किसी भी प्रकार की दया उसे नहीं आती थी कसारा को, बल्कि अब वो छोटा था, उसकी काम करने की जो स्पीड थी या काम करने की जो उसका किसी कारणवश वो इतना फटाक से काम नहीं कर पाता था और इसी कारण जब काम करने में देरी हो जाती थी तो खेमा गालियों के साथ साथ उसको मारने भी लगता था, उसकी पिटाई भी करता था। खेमा बाल्टी लेकर हैंड पंप पर गया। अब देखिए हमारे यहाँ तो कितनी सारी सुविधाएं होती हैं, हमारे बाथरूम में बेसिन में नल होते हैं और नल के द्वारा हम पानी ले लेते हैं और कितना मतलब हम आप लोग भी आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि बहुत सारे आरामदायी सुविधाएं आपके पास होगी। लेकिन एक समय समाज का एक वर्ग ऐसा भी होता है कि उन्हें पानी लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी कुएं से पानी लाना पड़ता है, कभी नदियों से भी पानी लाना पड़ता है। यहाँ पर एक बाल्टी के लिए हैंड पंप के द्वारा पानी निकालना पड़ता था खेमा को। अब खेमा हैंड पंप से जब पानी निकालना पड़ता है कोई आसान काम नहीं होता है, बड़े लोग उससे थक जाते हैं। तो ये तो छोटा बालक था, फिर भी वो किसी प्रकार का विरोध न करते हुए वह सारे काम कसारा ने बताए हुए कर दिया करता था। संभवतः कसारा का खौफ खेमा में उत्तेजना भर देता था। खौफ से बालक स्थिर होकर बैठा रहता है।
परंतु खेमा तो कसारा के खोप के आगे मशीन की तरह दौड़ता रहता है। अब देखिए जो कसारा है उसे बार बार क्यों चिल्लाता था, क्यों डराता था, क्योंकि उसका डर खेमा के दिल दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि उसे पता है अगर उसे मैं ढील दूंगा, कसारा को लगता है कि अगर मैं उसे प्यार से बात करूंगा, उसे मैं अगर ढील दूंगा तो वो मुझे जैसे चाहिए वैसा काम नहीं करेगा। इसीलिए दिन ब दिन वो कसारा क्या करता था, अपने क्रोध से, अपने खौफ से उसे और भी डरावना बना दे रहा था। उसके बालक के मन पर उसका खौफ और ज्यादा मजबूत हुआ करता था, जिससे कि वह कसारा के डर के आगे मशीन की तरह इधर उधर दौड़ता रहता था। रात होने, अब देखिए यहाँ पर बहुत ही मार्मिक वर्णन चित्रण लेखक ने किया है कि जो खेमा जो है वह एक बालक है, एक मानव है, वो कोई मशीन नहीं है कि मशीन निर्जीव वस्तु होती है, उसके द्वारा अगर हम कंटिन्यू काम करते हैं तो ठीक है, लेकिन मानव एक इंसान, खेमा भी एक इंसान है, उसके अंदर भी दिल है और इसके वो भी थक सकता है, उसे भी कुछ दर्द हो सकता है, लेकिन नहीं, कसारा जैसे अमानवीय और कठोर हृदय वाले लोग इस भावनाओं को नहीं समझ सकते। रात होने से पहले खेमा ने सभी बर्तनों की सफाई कर दी। कसारा और खेमा ने खाना खाया। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। कसारा जाग रहा था, परंतु खेमा को सोते ही नींद आ गई। दिन भर वो इतना श्रम कर रहा था, इतना कष्ट कर रहा था कि रात को जमीन पर लेटते ही उसे अच्छी सी नींद आ जाती थी। अगले दिन सुबह से खेमा फिर अपने काम में लग गया। उसके लिए कुछ भी नया नहीं रहा। अब लगातार लगभग उसे आते हुए दो महीने हो गए थे इस होटल में काम करने के लिए, इसलिए उसे आदत हो गई थी। जैसे ही सुबह हो जाता था वो मशीन की तरह फिर से अपने काम में जुट जाता था। उसके लिए अब ये सारे रोजमर्रा की आदत हो गई थी, रोजमर्रा के काम हो गए थे। इसके लिए उसके जीवन में अगले दिन कुछ भी नया नहीं होता था। 2 दिन से मैं खेमा का जीवन क्रम देख रहा था। इस तरह शोषण न जाने कितने खेमा जैसे इस देश में है जो बचपन से ही कच्ची टहनी से स्थूल जड़ बन जाते हैं, न जाने क्यों। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने जो वर्णन किया है, तो यहाँ पर खेमा का उसने एक उदाहरण देखा, हमारे सामने रखा है, लेकिन वह भी कहते हैं और हम भी जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे शोषित, ऐसे पीड़ित कितने सारे बच्चे होते हैं जिनका बचपन खेल कूद का होता है, शिक्षण अर्जित करने का होता है, लेकिन ऐसे कच्ची उम्र में ही उनके द्वारा इस प्रकार का स्थूल कार्य किया जाता है कि वह ऐसे मजबूत जड़ बनने के लिए, स्थूल जड़ बनने के लिए विवश हो जाते हैं। जानकारी करने पर मुझे पता चला कि खेमा के माता पिता ने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने 4 बेटों को इसी तरह से बेच दिया है। खेमा भाइयों में से सबसे छोटा था। मैंने सोचा खेमा को कुछ समय अपने पास रखकर स्कूल में दाखिला दिलवा दूंगा। अब देखिए यहाँ पर खेमा को क्यों इस प्रकार से बालक होने के बावजूद भी इस प्रकार से रोजगार का काम या मजदूरी का काम करना पड़ रहा था, इसका कारण यहाँ पर हमें लेखक बता रहे हैं कि लेखक ने जब उसके बारे में थोड़ा पता लगवाया तो उन्हें पता चला कि उसके माता पिता जो है वह बहुत ही गरीब है और बच्चों का वो भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। गरीबी के कारण या आर्थिक परिस्थिति न होने के कारण वो अपने जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे और इसीलिए उसके माता पिता ने चारों बेटों को इस प्रकार से बेच दिया था। तो बच्चे यहाँ पर हमें खेमा की विवशता का वर्णन से पता चलता है कि उसके माता पिता ने अपने दायित्व को, अपने जिम्मेदारी को स्वीकार न करते हुए अपने बच्चों को ही काम पर लगा दिया था। तो यह बहुत ही बुरी बात होती है। जो माता पिता का अपने बच्चों को पालन पोषण करने का जो दायित्व होता है, उसकी जिम्मेदारी उनको खुद निभाना चाहिए। इस प्रकार से बाल मजदूर के रूप में उन्हें अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। आगे भी हमें कहानी को विस्तार से पढ़ना है, लेकिन इसको हम इसके अगले सेशन में विस्तार से पढ़ेंगे।